लेकिन जो सिविल सर्विसेज में बहुत सारे ऐसे पद हैं, ऐसी सर्विसेज जहाँ पे हम और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ भी मैं अच्छा कर रहा था, ये सर्विस भी अच्छी है, लेकिन और भी एक्सपेंड किया जा सकता है होराइजन को। तो मल्टी डायमेंशनल जो एस्पेक्ट में अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे लगा सिविल सर्विसेज एक अच्छा उपाय है। चूँकि मेरी जनवरी जो है यात्रा शुरू हुई छत्तीसगढ़ से, और वहाँ मैं जो है दुर्ग मंडल कार्यालय दुर्ग एफसीआई में पदस्थ था। तो वहाँ 14 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें आपका बस्तर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, नारायणपुर है। ऐसे इलाके आते हैं जहाँ पे काम करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। मैंने वहाँ की परिस्थिति देखी और डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ सामंजस्य के साथ कार्य किया, तो लगा कि सिविल सर्विसेज के द्वारा अगर मैं इसमें आता हूँ तो और भी कर सकता हूँ मैं, और देश के लिए और समाज के लिए अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा कर पाऊँ तो ये मेरा सौभाग्य का विषय होगा। मेरा गांव जो है नेपाल बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर बस जी। तो मेरी स्कूलिंग प्रारंभिक शिक्षा क्लास 8 तक वहीं पे हुई है, सरकारी विद्यालय से जी। इसके बाद मैंने 9th और 10th किया है बहराइच में सिटी मॉन्टेसरी से। 11th 12th जो है मैंने नयोग इंटर कॉलेज से किया। ये देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क के साथ स्टडी करना एक चैलेंजिंग तो है। मैं कहूँगा मुश्किल बहुत है, लेकिन असंभव नहीं है। जब मैंने दिसंबर 2023 से सोचा कि सिविल सर्विस की तैयारी की जाए, तो यही स्ट्रेटजी मैंने वहाँ भी रखी, डिसिप्लिन। 3 नवंबर 2024 को मैं जोनल ऑफिस नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में मेरी पोस्टिंग हुई। तो वहाँ मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे और संडे ऑफ रहता था। दूसरा, यहाँ पे लंच जो 2 घंटे का टाइम था, मैंने उसको यूटिलाइज़ किया। तो लंच मैं मंडे टू फ्राइडे के ऑफिस में शायद 1 दिन करता था उन 5 दिनों में। कभी-कभी 5 के 5 दिन मैं नहीं करता था, तो 2 घंटे मैं यूज़ कर लेता था। फिर मैंने डिनर स्किप किया। मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया था, लिपिड प्रोफाइल मेरी इम्बैलेंस थी। डॉक्टर ने बोला कि आपको थोड़ा डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तो मैंने कहा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैंने डिनर को भी स्किप कर दिया। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ और है। भारत में ऐसे ही अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में ऑफिसर बन जाते हैं तो एक कंफर्ट जोन आ जाता है, एक सुकून आ जाता है। लेकिन उस सुकून से अलग हट के यूपीएससी का जो तूफान है उससे लड़ने के लिए महेश जायसवाल हमारे सामने आज उपस्थित हैं, जो दूसरे ही अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2025 क्वालिफाई किया और 590 रैंक प्राप्त किया। महेश, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। महेश, पहले से ही आप जॉब में हैं, एफसीआई में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं और बहुत अच्छा पद है। लेकिन आपको क्या मोटिवेट किया ऐसा कि आप सिविल सर्विसेज का तैयारी करें, और आपने इसको किस तरीके से शुरू किया? चूँकि एफसीआई में मैं एजीएम क्वालिटी कंट्रोल हूँ, यहाँ भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है पब्लिक सर्विस करने का। मेरा जो असाइन ड्यूटी है फूड ग्रेन की क्वालिटी को मेंटेन करना, जिससे जो पीडीएस में अच्छा चावल जाए, अच्छा गेहूँ जाए, तो फूड सिक्योरिटी और जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है देश की, वो अच्छे से चले। लेकिन जो सिविल सर्विसेज में बहुत सारे ऐसे पद हैं, ऐसी सर्विसेज जहाँ पे हम और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ भी मैं अच्छा कर रहा था, ये सर्विस भी अच्छी है, लेकिन और भी एक्सपेंड किया जा सकता है होराइजन को। तो मल्टी डायमेंशनल जो एस्पेक्ट में अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे लगा सिविल सर्विसेज एक अच्छा उपाय है। और चूँकि मेरी जनवरी जो है यात्रा शुरू हुई छत्तीसगढ़ से, और वहाँ मैं जो है दुर्ग मंडल कार्यालय दुर्ग एफसीआई में पदस्थ था। तो वहाँ 14 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें आपका बस्तर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, नारायणपुर है। ऐसे इलाके आते हैं जहाँ पे काम करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। मैंने वहाँ की परिस्थिति देखी और डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ सामंजस्य के साथ कार्य किया, तो लगा कि सिविल सर्विसेज के द्वारा अगर मैं इसमें आता हूँ तो और भी कर सकता हूँ मैं, और देश के लिए और समाज के लिए अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा कर पाऊँ तो ये मेरा सौभाग्य का विषय होगा। बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखी। जी, मल्टी डायमेंशनल अपॉर्चुनिटी। ओके, ओके। हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड, आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ है और आप किस क्षेत्र में पढ़ाई किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश के जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट है उससे 70 किलोमीटर दूर मिहीपुरवा एक क्षेत्र है, टाउन, थोड़ा सा कस्बा है, और मेरा गांव जो है नेपाल बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर है। कितना? 3 किलोमीटर बस? जी। तो मेरी स्कूलिंग प्रारंभिक शिक्षा क्लास 8 तक वहीं पे हुई है, सरकारी विद्यालय गवर्नमेंट से स्कूल, हाँ, हाँ। जी। इसके बाद मैंने 9th और 10th किया है बहराइच में सिटी मॉन्टेसरी से। 11th 12th जो है मैंने नयोग इंटर कॉलेज से किया। फिर मैंने जो है आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर किया 2016 से 2020। तो मेरी स्कूलिंग
जो है इतनी थी। इसके बाद मैं 8 नवंबर 2021 में एफसीआई के एग्ज़ाम में असिस्टेंट जनरल मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के पद पे जो है मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं 8 नवंबर 2021 से वहीं कार्यरत। लेकिन जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, क्या उस समय आपके दिमाग में विचार आया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में बैठना है, या कुछ ऐसा था आपके दिमाग में, या फिर एफसीआई में जाने के बाद फिर आपके दिमाग में विचार आया? नहीं सर, स्कूलिंग के समय में तो विचार नहीं था मेरा। स्कूलिंग के समय में ये था कि मुझे कुछ करना है, जो अच्छा मिलेगा। मेरा ये था कि जहाँ भी जाऊँगा अच्छा करूँगा, और साइंटिस्ट के तरफ मतलब मेरा एग्रीकल्चर में रिसर्च के तरफ प्रति रुझान था। परंतु परिस्थितियाँ ऐसी बदली, थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी घर की, तो जॉब जो है ग्रेजुएशन के बाद मैंने ढूंढना शुरू की, तो मैं एफसीआई में आया। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ में जो मैंने अबूझमाड़ है, सुकमा है, दंतेवाड़ा है, बस्तर, वहाँ के जो ट्राइबल बेल्ट या ट्राइबल लोगों के बीच जाके और वहाँ का काम देखा मैंने, तो मुझे लगा कि नहीं, सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत अपनी अगर मुझे जो असाइन ड्यूटी है, अगर मैं उसे अच्छे से करता हूँ, पालन करता हूँ, तो बहुत अच्छा किया जा सकता है समाज। अच्छा अच्छा। अब हम लोग यूपीएससी जर्नी पे आते हैं। आपने जॉब में रह के ही सोचा, और जॉब में रह के यूपीएससी की तैयारी करना, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि एक तूफान में जाने के बराबर है। वो बैलेंस करना बड़ा टफ है। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ। तो पहले हम लोग ये बात कर ले कि आप कैसे ये बैलेंस किए? दूसरे अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, एज अभी 25-26 ही है। तो कैसे आप ये बैलेंस किए जॉब में रह के? नहीं देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क के साथ स्टडी करना एक चैलेंजिंग तो है। मैं कहूँगा ये मुश्किल बहुत है, लेकिन असंभव नहीं है। जब मैं एफसीआई में जो है मेरी ज्वाइनिंग हुई, तो मुझे फील्ड जॉब मिली छत्तीसगढ़ में, मंडल कार्यालय दुर्ग में मुझे फील्ड जॉब मिली, जहाँ मुझे लगभग 26 दिन टूर पे रहना होता था। और दुर्ग से जगदलपुर यानी बस्तर की जो दूरी है वो 354 किलोमीटर है। तो मुझे जाना होता था, लेकिन मैं बड़ा डिसिप्लिन्ड हूँ अपने, मतलब जितना मैं टारगेट सेट करता हूँ, चाहे वो पढ़ाई का हो चाहे मेरे जीवन का हो, मैं बहुत ही वेल प्लान्ड अपने जो टारगेट्स उसको सेट करता हूँ, और प्रयास करता हूँ कि लगभग लगभग उन टारगेट्स को प्राप्त करूँ। तो अगर मैं इंस्पेक्शन पे भी जाता था टूर पे, फोर्टनाइटली इंस्पेक्शन हमारा होता था एजेंक्यूसी का, तो मैं एक टारगेट बनाता था कि मुझे शाम को वापस 6 बजे दुर्ग में वापस आ जाना है। तो कभी मैं 7 बजे आ जाता था, कभी 6 टारगेट से पहले भी आ जाता था। तो यही स्ट्रेटजी मुझे जो है, जब मैंने दिसंबर 2023 से सोचा कि सिविल सर्विस की तैयारी की जाए, तो यही स्ट्रेटजी मैंने वहाँ भी रखी, डिसिप्लिन, कि जो भी मैं करूँगा, जो भी पढ़ाई करूँगा तो कंसिस्टेंटली करूँगा। तो उसका मुझे फ़ायदा मिला। और जो है 3 नवंबर 2024 को मैं जोनल ऑफिस नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में मेरी पोस्टिंग हुई। तो वहाँ मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि फील्ड में मुझे कम टाइम मिलता था, यहाँ आके मुझे टाइम ज़्यादा मिला, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे और संडे ऑफ रहता था। दूसरा, यहाँ पे लंच जो 2 घंटे का टाइम था, मैंने उसको यूटिलाइज़ किया। तो लंच मैं मंडे टू फ्राइडे के ऑफिस में शायद 1 दिन करता था उन 5 दिनों में। कभी कभी 5 के 5 दिन में नहीं करता था, तो 2 घंटे में यूज कर लेता था। दूसरा, कभी जो है हायर सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग होती थी, तो चूँकि मैं जूनियर ऑफिसर था, तो वो मीटिंग करते थे, तो मैं फ्री रहता था, तब पढ़ाई कर लेता था। फिर मैंने डिनर स्किप किया, मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया था, लिपिड प्रोफाइल मेरी इम्बैलेंस थी। डॉक्टर ने बोला कि आपको थोड़ा डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तो मैंने कहा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैंने डिनर को भी स्किप कर दिया। तो मुझे टाइम काफ़ी मिला। तो जो मैं फाइलिंग करता था, जो है ई फाइल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में ई फाइल का अब दौर है, तो फाइल पे जो लिखता था, उससे मेरी मेंस की जो कहते हैं कि आर्टिकुलेशन, वो आर्टिकुलेशन मुझे आ गया, क्योंकि मेरे जो सीजीएम थे, सीजीएम क्यूसी श्री राजगोपाला ए सर, अभी वो पहले जोनल ऑफिस नॉर्थ ईस्ट में थे, अभी नई दिल्ली हेडक्वार्टर में है। तो उन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि जो वो पॉलिसी मेकर भी हैं, तो वो ड्राफ्टिंग करवाते थे मुझसे लेटर्स की, फाइलिंग की। तो मुझे कम शब्दों में अच्छी बात लिखने का आर्टिकुलेशन आ गया। और जो मेरी जर्नी है, चूँकि मैं भी एक पार्ट हूँ, एफसीआई भी पार्ट है गवर्नेंस का, तो गवर्नेंस मेरा इजी हो गया। और नॉर्थ ईस्ट में रहा तो इंटरनल सिक्योरिटी मुझे आ गई कि नागा ट्रीटी कब हुई। चूँकि मैं एक मेरे में मतलब मेरी आदत है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के कल्चर्स को घूमने का, टेम्पल्स घूमने का, लोगों के रिचुअल्स को पता करने का बड़ा शौक़ है। तो उससे आपको सोसाइटी समझ में आ गई, गवर्नेंस मेरे काम से आ गई, सोसाइटी यहाँ से आ गई। इंटरनल सिक्योरिटी में छत्तीसगढ़ में था, तो रेड डिस्ट्रिक्ट्स में जो नक्सलवाद की जो समस्या थी उसको समझा,
सरकार के क्या उपाय हैं, बड़े मैंने सूक्ष्म तौर पे देखा है, और मैं बहुत ही ज़्यादा होपफुल हूँ जो हमारे गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा, तो 31 मार्च 2026 तक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी में आपका नॉर्थ ईस्ट की जो एक मेजर समस्या रही इंसर्जेंसी, उसको मैंने वहाँ के लोकल लोगों से मैं बातचीत, तो मैं वहाँ की लैंग्वेज सीखने का प्रयास करता हूँ, नहीं सीख पाता लेकिन मुझे अच्छी लगती है वहाँ के कल्चर सीखना। और तो वहाँ मैं इसीलिए कहता हूँ कि मोए अखमिया लाहे लाहे बुझी पाओ, तो थोड़ा थोड़ा आता है अखमिया। अच्छा। तो वहाँ चाय काफ़ी पिलाई उन लोगों ने, तो वहाँ के कल्चर को स्टडी करना। तो जब आप कल्चर को स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, और दूसरा आपके इथिक्स जो है, वो जो हमारा जीएस पेपर है केस स्टडी, वो मेरे फील्ड में ऐसे कई समय आए जहाँ पे मैंने केस स्टडी जो हम यहाँ लिखते हैं उसको मैंने वहाँ पे अपने डिसीजन में अप्लाई किया, तो केस स्टडी हो गया। और मेरा मानना है कि इथिक्स जो है, अगर आप एग्जाम्पल्स हैं या कोई पर्सनालिटी आप पढ़ते हैं, तो उनके आदर्शों को अगर आप अपने डिसीजंस में लाते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ आपका व्यवहार, स्टेक होल्डर्स के साथ जो आपका व्यवहार है वो इथिकल व्यवहार है, एक रूल फ्रेम है, एसओपी है, उसके अधीन आप काम करते हैं उसके अंतर्गत, तो उससे मेरा GS4 का बहुत पोर्शन जो है अच्छा हुआ। और मुझे कोटेशंस जो होते हैं, कोटेशंस में बड़ा इंटरेस्ट है मुझे। कोटेशंस तो मैं कोटेशंस को पढ़ता रहा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ता था, तो मेरा इससे में भी काम आया, GS4 में भी काम आया, तो इससे जर्नी बड़ी आसान हो गई। और ये अभी तो मेंस की ही बात शुरू हो गई, तो मेंस पे ही आते हैं। जैसे आप एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन आपने किया है, बीएससी किया है, तो फिर जब आप ये ऑप्शनल चूज़ कर रहे थे, तो कुछ और भी विचार आया कि नहीं दूसरा भी देख लेता हूँ, या आपने इस ऑप्शनल को चूज़ करने में क्या डिसीजन लिया, बैकग्राउंड चेक क्या किया? देखिए सर, मैंने देखा कि ऑप्शनल एक की पॉइंट है। अगर आप सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन में नाम देखना चाहते हैं तो ऑप्शनल का रोल बहुत है। और ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका टाइम भी बचा सकता है और आपको कम एफर्ट्स में भी अच्छे मार्क्स दिला सकता है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल जब मैंने चूज किया तो मैंने कोई रिसर्च नहीं की, क्योंकि मेरा पहले से तय था कि मैं एग्रीकल्चर जो है, ईश्वर की आशीर्वाद से मैं एग्रीकल्चर ठीक ठाक मुझे आती है, और किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो एग्रीकल्चरिस्ट मैं हूँ। मतलब लोग शायद पढ़ते हैं, मैं जीता हूँ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के प्रति जो इंक्लाइनेशन था, और मैंने जो है 4 साल की जो यात्रा की है, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तो अगर मैं ऑप्शनल एग्रीकल्चर नहीं लेता तो शायद मैं अन्याय करता। तो दूसरा, अगर मैं ऑप्शन लेता तो मुझे रिसोर्स ढूंढने पड़ते, कोचिंग्स की सहायता लेनी पड़ती, यूट्यूब्स पे लेक्चर्स देखने पड़ते, और हो सकता है मुझे और ज़्यादा मेहनत देना पड़ता, टाइम देना पड़ता, जो मेरे लिए असंभव था, मेरे ऑफिस के साथ बड़ा असंभव था। इसीलिए मैंने कोई सोचा नहीं मैंने एग्रीकल्चर को। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑप्शनल चूज़ करने में, क्योंकि बहुत क्रूशियल होता है, अगर आपका एक बार ऑप्शनल गलत चूज़ हो गया, जैसे जीवन साथी गलत चूज़ हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है जीवन में, तो उसी प्रकार से अगर आपका ऑप्शनल गलत चूज़ हो गया तो फिर वो तैयारी को बिल्कुल ख़राब कर देता है। तो आपका कहना है कि इंटरेस्ट आपका क्या है, इसको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए? सर, अगर हम देखें, जैसे हम बहुत सारे लोग हैं, अगर आप उनसे देखें तो वो गाने को गुनगुनाते हैं। गुनगुनाते इसलिए क्योंकि ऐसे कुछ लिरिक्स होते हैं जिनकी ध्वनि जो है हमारी फ्रिक्वेंसी से मैच करती है, तो हमें याद हो जाते हैं। हम प्रोफेशनल सिंगर नहीं होते, हो सकता है उस व्यक्ति को जो है सब्जी, मार्केट से सब्जी लाना भी याद ना रहता हो, लेकिन गाने याद रहते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं है किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो आप मत जाइए उधर, पहले इंटरेस्ट देखिए, फिर रिसोर्स देखिए। अगर दोनों मिल रहे हैं तो आपके पास बहुत आसान हो जाता है। और ऑप्शनल में एक अच्छी बात ये है कि ऑप्शनल में ऐसा नहीं है कि आपको जीएस के हिसाब से, जो हम जीएस का पैटर्न होता है, इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, वैसा आप स्ट्रक्चर भी नहीं बिल्ड करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शनल चूज करने में इंटरेस्ट, और फिर आपका रिसोर्स, फिर तीसरी बात ये है कि आपके पास टाइम कितना बचा है। अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है, उसके हिसाब से सिलेबस कवर हो सकता है कि नहीं, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अभी वैसे पूरा मार्कशीट नहीं आया है आप लोगों का, लेकिन मार्क्स मेंस के आ गए हैं और पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू के अलग आ गए हैं। तो मेंस का मार्क्स देख के आपका लगा कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, और आपने खुद भी बताया मुझे कि आप प्रेडिक्ट किए थे, उस 2-3 नंबर आगे पीछे आए, जो बहुत बड़ी बात है। तो मेंस में अगर आपको बच्चों को सजेशन देना पड़े तो क्रक्स क्या है मेंस निकालने का? देखिए, मेंस का क्रक्स यही है कि आप PYQs को देख लीजिए एक बार, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पिछले 10 सालों का आप जब PYQ देखेंगे
तो चाहे वो एसए हो, चाहे वो जीएस के चारों सब्जेक्ट हो या ऑप्शनल भी हो, मुझे लगा 75 से 80% क्वेश्चन जो है, अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे तो उसकी थीम जरूर रिपीट हो रही है। और बस इतना अंतर हो जाता है कि उस थीम को करंट से जोड़ देते हैं। जैसे अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट जो क्वेश्चन आया इंटरनल सिक्योरिटी में, सबसे लास्ट क्वेश्चन था नॉर्थ ईस्ट के बारे में, क्योंकि पीसफुल है। अभी रिसेंट में जो है मणिपुर का वायलेंस था, तो इसीलिए उन्होंने एग्रीमेंट्स के बारे में पूछा क्वेश्चन। तो वो पीवाईक्यूज़ में भी वो थीम है ऑलरेडी कि हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट अलग क्यों है, नॉर्थ ईस्ट में इतना इंसर्जेंसी कम क्यों हुआ, उसके क्या फैक्टर्स हैं, तो वो थीम्स एकदम क्लियर है। तो मेंस में तो आप पीवाईक्यू को देखिए, पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करिए, और जो भी आपके पास नोट्स हैं उसमें केवल थोड़ा सा वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं कि हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यही क्रक्स है, पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करना। पीवाईक्यू पे आपका काफ़ी फोकस था, और साथ में जो आपसे मैं बात कर रहा था, तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत किया। हाँ, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी एक कमजोरी है कि मैं लिखने में बड़ा कमज़ोर रहा हूँ। मतलब मैंने ग्रेजुएशन में भी नोट्स नहीं बनाए, तो मैं लिखने में बड़ा बिलीव कम करता हूँ, रीडिंग में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो मुझे लगा था कि यूपीएससी में ऐसे काम चलेगा नहीं, लिखना बहुत पड़ेगा। तो जब 2024 16 जून 2024 में मैंने प्री दिया, और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो मेरा हुआ नहीं। जुलाई में रिज़ल्ट आ गया था फर्स्ट वीक में। तो फिर मैंने जो है टेस्ट सीरीज एक कोचिंग की ली थी। मैंने सेक्शनल उसके नहीं दिए, बाकी जितने टेस्ट थे मैंने दे दिए, लिख दिए। तो मेरा था कि क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं। उसका प्रभाव मैंने देखा भी। जब मैंने मेंस लिखा तो मेरे हाथों में दर्द जरूर था, लेकिन मैं 10-15-20 मिनट पहले ही लिख मतलब कोई ऐसा पेपर नहीं था जिसमें मुझे ऐसा लगा कि छूट गया है, कम लिखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं था। तो ये फ़ायदा तो होता है कि अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसका एक ये होता है, बेनिफिट होता है कि हाँ जो है, अगर आपने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और अगर उसमें कंटेंट है तो आपका काम हो जाएगा, आप इंटरव्यू कॉल तो आपकी आ जाएगी। तो इसलिए मतलब आंसर राइटिंग इज़ अ मस्ट, आप जितना कर सकते हैं करिए। एक चीज़ और है कि मैं जितने बच्चों के बीच में रहता हूँ, बात करता हूँ, अगर एस्पिरेंट सबसे कम किसी चीज़ को ध्यान देते हैं तो वो एस्से को ध्यान देते हैं, जबकि 250 नंबर का है और उसमें जीएस में जितना नहीं ला पाएंगे उतना ज़्यादा आप एस्से में ला पाते हैं। तो आपका एस्से का स्ट्रेटजी क्या था, और फिलोसफिकल एस्से जो आता है, क्योंकि लगभग एस्से वैसे ही आ रहे हैं, तो आप उसके बारे में कुछ सजेस्ट कीजिए एस्पिरेंट्स को। देखिए एस्से को अगर कोई हल्के में ले रहा है, तो अगर आप मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो कृपया जो है एस्से को हल्के में ना लें। और दूसरा, एस्से का आप उपयोग नहीं समझ पाते, हम अपने लाइफ में उपयोग नहीं समझ पाते। एस्से हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं। ये भ्रम है कि एस्से जो है फिलॉसफी है या कुछ भी है, वो फिलॉसफी नहीं है, वो आपको एक ऐसा कोटेशन है जो आपके लाइफ को कहीं ना कहीं टच करता है। आप उस एस्पेक्ट को देखिए। अगर आज ये कहा गया है कि जो है लग्जरी इज़ अ आर्टिफिशियल पॉवर्टी, कंटेनमेंट इज़ द रियल प्लीजर, तो वो हमारी लाइफ को दर्शाता है कि सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मेटलिस्टिक जो मेटलिज्म है वो कम से कम होना चाहिए। आप इफ़र्ट डालिए। आप अगर ऐसा है कि अगर आप रिसोर्स को वेस्ट करते हैं तो ऐसे सोचना चाहिए। फिलोसफिकल को हमेशा ये सोचना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट रियल लाइफ में ज़रूर है, तो उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करिए, जो उसके डायमेंशंस हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है। हो सकता है कि पॉलिटिक्स में उसका यूज हो सकता है सोसाइटी में उसका यूज हो सकता है इन्वायरमेंट में यूज हो, साइंस एंड टेक में हो, रिसर्च में हो। तो ऐसी जब डायमेंशंस में आप सोचेंगे कि इसका उपयोग कहाँ हो सकता है, तो फिलोसफिकल इससे सबसे ईजी हो जाएगी। मेरे लिए फिलोसफिकल ऐसे इसलिए ईजी पड़ गया क्योंकि मैं कविताएं लिखता हूँ। तो फिलोसफी और कविताओं में परिकल्पना का एक बड़ा वो होता है कि फिलोसफी भी हम परिकल्पना बेस्ड होती है कि हम परिकल्पना करते हैं कि समाज कैसा होगा, एक दर्शन कैसा होगा, एक सभ्यता कैसी हो सकती है। तो कभी कभी भी ऐसे ही परिकल्पना करता है। तो मेरे लिए ये एज किया। तो लेकिन एस्से को हमें वेटेज देना चाहिए, और एस्से को जितना हम टाइम जीएस को देते हैं उतना ही टाइम देना चाहिए। और अब हम लोग मूव करते हैं प्रीलिम्स पे, प्रीलिम्स के डिस्कशन पे। तो प्रीलिम्स में जो बिगनर्स हैं, आपका तो दूसरे अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में पहली बार प्रीलिम्स हुआ, तो मैं बिगनर्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कन्फ्यूजन का मेन कारण क्या है कि रिसोर्स इतना है, जगह जगह जेरोक्स शॉप पे। मुझे तो लगता है कि डिजिटल युग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिसोर्स हो गया है। तो कैसे बच्चे मैनेज करें, किस रिसोर्स को यूज करें और किस प्रकार से उसको रिवीजन करें? देखिए सर, प्रीलिम्स में जो है एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, जबकि यूपीएससी 80 क्वेश्चन डुएबल होता है। जो 100 क्वेश्चन बनाता है उसमें डुएबल 80 क्वेश्चन होता है,
40 क्वेश्चन लगभग बेसिक्स होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं, वही गेम चेंजर है। अगर आपने उसमें 35 से प्लस क्वेश्चन सही कर लिए तो आप का सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है किसी भी यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। उसे लगता है कि सारे रिसोर्स जो है अच्छे हैं। तो मेरा एक ही एडवाइस है कि आप किसी एक रिसोर्स को फॉलो करिए जो आपको समझ में आ जाए। आप ये मत देखिए कि उसकी क्या रेटिंग्स हैं, क्या उसके जो है मतलब महंगा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, उस पर ना जाइए। आपको अगर समझ में आ रही है उसकी लैंग्वेज, आप उसको फॉलो करिए और उसी को बार बार रिवाइज करिए। जितना बार आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा प्रीलिम्स में आपके जो है पास होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आपको यही करना है। और आप सीसेट में क्या, क्योंकि सीसेट में बहुत सारे बच्चे बड़े परेशान होते हैं, तो सीसेट में क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए सर, सीसेट में 3 पार्ट को बांटना ज़रूरी है। चूँकि है तो पासिंग मार्क, बट सीसेट को अगर आपने हल्के में लिया, देखिए हो सकता है कुछ लोगों का व्यू ये हो कि 2025 का सीसेट का पेपर जो है ईजी आया था। मेरा व्यू डिफरेंट है। रीजनिंग में उसने रिवर्स सिलॉग्स लगाया और आईबीपीएस में जो जिस लेवल का जो है रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं टफ लेवल होता है, उसी लेवल को यूपीएससी ने दिया। पहले हम बात कर लेते हैं मैथ पे। मैथ में 2 पार्ट है, एक बेसिक एरिथमेटिक डीआई है, डीआई से क्वेश्चन शायद ही आता है, और फिर आपका नंबर सिस्टम वाला है। नंबर सिस्टम का जो पार्ट है वो आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। उसके डिजिट चेंज हो सकते हैं, बट अगर आप 2013 से लेके अभी तक पीवाईक्यूज कर लिए तो आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा बेसिक एरिथमेटिक में आपको बेसिक पढ़ना है। आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड है, ऐसे ही 3-4 टॉपिक्स जो आपको समझ में आते हैं उसके आप क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन लगा लीजिए, पीवाईक्यूज कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। फिर आपका रीजनिंग में आप शुरुआत करिए पजल से, जो है आईबीपीएस क्लर्क लेवल की जो पजल होती है उससे स्टार्ट करिए। अब कुछ लोगों का भी होगा पजल तो आता नहीं है, पजल आने से मतलब नहीं है। अगर आपने पजल को सॉल्व कर लिया तो रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन के पजल, सिलॉग्स और इनइक्वालिटी को छोड़ के अगर आपने पजल सॉल्व किए तो बाकी सारे हो जाएंगे। सिलॉग इनइक्वालिटी आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो आप किसी भी यूट्यूब पे इनइक्वालिटी के 50-100 क्वेश्चन कर लीजिए। इनइक्वालिटी बहुत ईजी है, सिलॉग्स भी बहुत ईजी है, और बाकी आप पजल करिए। पजल से आपके सारे ब्लड रिलेशन से लेके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा पार्ट होता है आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन। यूपीएससी का जो पैसेज है और आईबीपीएस के पैसेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। किसका ज़्यादा ऊपर है? देखिए, अगर आप लोगों को आश्चर्य होगा, आईबीपीएस का रीडिंग कम्प्रिहेंशन करना यूपीएससी से इजी है। अच्छा। कारण ये है कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन फ्रेम होता है और आईबीपीएस का जो क्वेश्चन फ्रेम होता है उसमें डिफरेंस है। यूपीएससी, आप इस बार का जो 2025 का पैसेज है उसमें कई जो है आंसर निकल के आ रहे हैं। हाँ, एम्बिग्यूटी है, सब्जेक्टिविटी आ गई। सब्जेक्टिव आईबीपीएस में ऐसा नहीं होता। आईबीपीएस में अगर 5 क्वेश्चन पैसेज से पूछे हैं, अगर आपने पैसेज पे टाइम दे दिया 2 मिनट में, 2 मिनट टाइम ही मिलता है आईबीपीएस में, 2 मिनट में आपने रीड किया पैसेज तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, एक क्वेश्चन 2.5 होगा। तो ये अंतर है। तो अगर आप पैसेज करना चाहते हैं तो पीवाईक्यूज एक तो रिसोर्स होना चाहिए। दूसरा, आप द हिंदू एडिटोरियल पढ़ सकते हैं या कोई भी एडिटोरियल पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा कम्प्रिहेंशन का होगा। तो कम्प्रिहेंशन यही है कि आप ये नहीं सोच सकते कि लास्ट लाइन पढ़ के हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब यूपीएससी वो नहीं रही। पिछले 2023 का आप सीसेट देख लीजिए, चाहे 2000 और 2025 दोनों में जो है पैसेज में ये नहीं कर सकते आप एजम्पशन लगा लिए आप कंक्लूजन। तो पैसेज तो एक क्रूशियल है। तो पैसेज पे आपको थोड़ा रीडिंग स्पीड आनी चाहिए, तो उसके लिए आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए द हिंदू एडिटोरियल। अगर आप 3 महीने लगातार पढ़ते हैं तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा है, और आप जब एक बार आदत हो जाएगी तो आप रेगुलर पढ़िए एडिटोरियल। और जब प्रीलिम्स की बात कर रहे थे, इसमें मॉक का क्या रोल है? और आपने जैसे बताया था कि अभ्यास आपने ज्वाइन किया, तो अभ्यास का क्या रोल आता है? क्योंकि वो रियल टाइम सिमुलेशन होता है, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा अभ्यास का? हाँ, मॉक टेस्ट पे बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट ऐसा है कि प्रीलिम्स में मैं ये नहीं करूँगा कि टू मच दीजिए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है आप कोई भी किसी भी मॉक टेस्ट लीजिए, और डेली वाला हो या वीकली वाला हो, जैसा भी हो, लेकिन उसका एनालिसिस जरूर करिए। और ख़ास तौर से एडवांस क्वेश्चन, देखिए हर कोचिंग इंस्टीट्यूट मिक्स क्वेश्चन बनाता है। अगर वो 50 क्वेश्चन देता है या 30 क्वेश्चन देता है तो 30 क्वेश्चन वाले में 20 क्वेश्चन बेसिक्स होते हैं, 10 क्वेश्चन वो करंट अफेयर्स और एडवांस डालता है। 50 वाले में 30 से 35 क्वेश्चन बेसिक्स होते हैं। याद रखिए, अगर आपका बेसिक क्वेश्चन गलत हो रहा है तब आप गलत डायरेक्शन में हैं। अगर बेसिक क्वेश्चन गलत हो रहा है आपके मॉक्स में, उसको बार बार उसको एनालाइज करिए, उसको रिवाइज करिए, उसको कहीं लिख लीजिए और दोबारा री अटेम्प्ट करिए।
रीअटेम्प्ट करके देखिए कि ऐसा तो नहीं कि बेसिक क्वेश्चन फिर से गलत हो रहा है। अगर बेसिक क्वेश्चन गलत हो गया तो ये जान लीजिए कि आपका मॉक टेस्ट करना ना करना बराबर है। तो आप मतलब डीप एनालिसिस करते थे आप, चाहे जितना मॉक दें। एडवांस क्वेश्चन का नहीं, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम है। लेकिन बेसिक्स क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं, इसका मतलब अगर मान लीजिए कि अगर वो इन्फ्लेशन पूछ रहा है इकोनॉमी में और हमें पता ही नहीं कि इन्फ्लेशन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका मतलब पूरा हमारा कंसेप्ट गलत है, कुछ तो गड़बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अभ्यास जब मैं वहाँ पे गुवाहाटी में था तो मैंने अभ्यास गुवाहाटी में ही दिया। अच्छा, उसमें आपकी पोस्टिंग भी गुवाहाटी में थी और आपने हाँ, गुवाहाटी में अभ्यास सिमुलेटर दिया। तो जीएस बरुआ रोड पे जो है सेंटर पड़ता है विजन का, तो मैंने वहाँ दिए थे, 3 हुए थे, तीनों मैंने दिए थे, अच्छे मार्क्स आए थे, विद इन 300 रैंक थे। आपका अभ्यास में रहता था? हाँ, अभ्यास में 300 रैंक, लास्ट में 200 के लास्ट वाले में 200 से कम आई थी रैंक। तो अच्छा, अगर उसमें 80 को आपका स्कोर आ रहा है ऐसा माना जाता है अभ्यास में, तो बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत अच्छा माना जाता है। उसमें भी देखिए आप अभ्यास में सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, 3 आप एग्ज़ाम लिखेंगे, तो रियल एग्ज़ाम का जो पीयर प्रेशर होता है, क्योंकि आपको 2 घंटे ही मिलने हैं, तो आपका पीयर प्रेशर बहुत बन जाता है। वो एक तो वो कम होता है, दूसरा आपको लगता है कि आप रियल एग्ज़ाम लिख रहे हो, तो आपको गोला करने में, ये करने में सुविधा हो जाती है। क्योंकि अभी भी हम यूपीएससी ओएमआर सीट भरवाती है, बिल्कुल। तो उसमें गोला करना भी क्रूशियल काम है। आपका कम से कम अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो 15 मिनट तो आपका गोला करने में चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है कि गलती से आपका गोला गलत हो जाए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितने स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ, तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट बहुत बार 2-3 गोला गलत भर के आते हैं। कुछ तो ऐसा होता है कि लास्ट में इनको गोला भरना है, अब आराम से वो लास्ट में भरेंगे, एक गोला गलत भरा उसका सीरीज चालू हो जाता है गोला, क्योंकि हड़बड़ी है लास्ट में। तो ये भी देखना पड़ता है कि आप कब गोला भर रहे हैं, लास्ट में कम टाइम तो नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट, आपने सही कहा है कि सुनने में अजीब लगता है कि क्या गोला कहाँ गलत भरेगा, लेकिन गलत भरते हैं। नहीं, मैंने भी भरा 2025 में एक गलती मेरे से हुई। अच्छा, एक गलती आपसे? हाँ, मैंने भी जिस एक का आंसर ए था और मैंने जो है गलती से डी भर दिया। अच्छा अच्छा। तो मुझे पता है कि सबसे गलती होती है। सबसे गलती और देखिए, गलती होना, मैं अपने जितने भाई तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग, मैं एक बात कहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मैं हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स को भी बोलता हूँ, और मेरे सीनियर्स जो राजगोपाला सर हैं या ईडी नॉर्थ ईस्ट जो है डीपी शुक्ला सर हैं, तो उनके साथ मैंने काम किया, तो एक बात समझ में आई, ह्यूमन नेचर डायनेमिक होता है, जो ह्यूमन माइंड होता है डायनेमिक होता है। अगर गलती हो रही है किसी काम में, इसका मतलब आप ह्यूमन है, आपका माइंड काम कर रहा है। गलती किससे नहीं होती है? भेड़ और गधों से नहीं होती। तो अगर आप गलती कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट बेसिक गलती बार बार अगर हो रही है तो गड़बड़ है, तब केयरलेस होता है। अगर वो कोई इंसान बार बार बेसिक गलती कर रहा है तो इसका मतलब वो केयरलेस है। अदरवाइज जो है गलतियां होना ह्यूमन नेचर का पार्ट है। तो आप गलती करिए, सीखिए। चलिए, अब हम लोग अब जो थर्ड स्टेज है इंटरव्यू, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट हम लोग कहते हैं, तो उसमें आप विजन में एलोक्यूशन सेशन में आते थे और विवेकानंद सर आपका एलोक्यूशन सेशन लेते थे। उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आप? जब रिजल्ट आया तो मॉक की तैयारी करनी थी, तो विवेकानंद सर से परिचय हुआ। ऑनलाइन मैंने वो किया कि विजन आईएएस का, तो ग्रुप डिस्कशन, हमारा ग्रुप डिस्कशन का एक ग्रुप बना, व्हाट्सएप ग्रुप। फिर हम डेली जो है हमारे जितने भी विवेकानंद सर थे और बाकी बच्चे थे, हम लोग मिलकर ग्रुप डिस्कशन करते थे। उसका फ़ायदा ये होता था कि मतलब आपकी जो है ना, जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें क्लैरिटी आती है कि हमें क्या बोलना चाहिए। कुछ लोग जो है कई बार इंटरव्यू अपीयर हो चुके थे, तो क्या गलतियां नहीं करनी है वो बात समझ में आती थी। तो बोलने का जो एक वो होता है कि हम बोल नहीं पाते, जब हम 4-5 लोगों को सामने देखते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, तो वो सीखने को मिलता है। विवेकानंद सर ने पर्सनलाइज केयर किया, मतलब क्या करते थे, वो देख लेते थे, फिर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जहाँ पे हमें बैलेंसिंग व्यू रखना है कि क्या आंसर हो सकता है, अच्छा, तो हमें बना के भी देते थे। दूसरा, मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू मॉक हो गया, जीडी हो गया, जीडी मॉक हमने एक ने ले लिया दूसरे बच्चे का जूम मीटिंग पे, तो फिर वहाँ पे क्या कमियाँ हैं, आप ज़्यादा बोले, कम बोले, आपने एक्सट्रीम व्यू लिया, तो विवेकानंद सर उसका एनालिसिस करके हमें बता देते थे, पर्सनल बताते थे, और सब वैसे भी बताते थे। तो विवेकानंद सर ने बहुत मेहनत की, मतलब लिटरली मैं बताऊं कि बहुत मेहनत की। उन्होंने ऑफलाइन क्लास उसमें भी रखा, सेशंस रखे, 2 रखे। आप तो ऑफलाइन आ नहीं पाते? नहीं, मैं आया, छुट्टी लेके आया था। छुट्टी लेके आया? छुट्टी लेके आया था मैं, तो काफ़ी मतलब काफ़ी हेल्पफुल था।
तो मतलब ग्रुप डिस्कशन का काफ़ी फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदा हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं लास्ट में जितने एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स का आपको पता है कि 2 ढाई महीना बचा है, तो जो आपकी तैयारी का क्रक्स है, एक तो क्रक्स मुझे समझ में आ गया कि आप पीवाईक्यू को आपने एकदम खंगाल दिया, बहुत बढ़िया से आपने पीवाईक्यू किया है। और क्या आपका जो क्रक्स आप देना चाहते हैं ताकि बच्चों को हेल्प हो? और लास्ट में जो खासकर जो जॉब में है, किसी भी जॉब में है, तो उनको कैसे बैलेंस करना है, तो आपका मैसेज क्या होगा? देखिए, अगर प्रीलिम्स जो मैं भी हो सकता है अपीयर हूँ या जो बच्चे अपीयर होंगे, उनका ये देखिए, मैंने बोला स्टैटिक पार्ट। करंट अफेयर्स शायद लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, मैंने कभी काउंट नहीं किया। 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन डुएबल है, 8 क्वेश्चन नहीं होने वाले। तो आप उन 8 क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, स्टैटिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए। और क्योंकि अगर आप देखिए, अगर हम मिडवल हिस्ट्री की बात करें फॉर एग्जांपल, तो विजयनगरा है, चोला एम्पायर है, ये करंट थीम है। गवर्नमेंट का भी फोकस ज़्यादा है, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। तो काम कर रही है तो वो गवर्नमेंट उसको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में दे रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन कि हम ये काम कर रहे हैं। तो एक न्यूज़ है, वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आप उस पर फोकस करिए। और जैसे हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम माइनर सब्जेक्ट को थोड़ा इग्नोर करते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर को इग्नोर कर देते हैं। एंशियंट कहते हैं, बाप रे बाप कहाँ से आ गया एंशियंट, क्योंकि नाम थोड़े टफ होते हैं। फिर हम इन्वायरमेंट को भी थोड़ा सा वो कर देते हैं, तो इसको इग्नोर मत करिए। इसे आईआर को लोग बहुत इग्नोर करते हाँ, आईआर को इग्नोर मत करिए, क्योंकि आईआर अभी करंट थीम है। देखिए, आईआर इसलिए करंट थीम है क्योंकि अभी बहुत उथल पुथल है, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है, इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल साउथ हमारी तरफ देख रहा है। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने भी बोला कि भारत एक लीडर के रूप में उभर रहा है। तो आईआर जो है प्री का भी पार्ट है, मेंस का भी पार्ट है और इंटरव्यू का भी पार्ट है। तो आपको जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड किसको दिया है, अगर किसी को राइस एक्सपोर्ट किया है तो कहाँ किया है, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल किसको दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट किसको दिया है, किसी को हेल्प किया होगा। हमने हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई ग्लोबल फोरम्स को अटेंड किया है, वहाँ पे भारत के विजन्स को बताया है। तो इसलिए आईआर इम्पोर्टेंट है। वो हो सकता है कि आपको ना लगे कि वो आईआर है, आपको हो सकता है वो करंट अफेयर्स लगे, लेकिन वो पार्ट आईआर का है, तो इसको इग्नोर ना करें। और लास्ट में जो मैंने आपसे पूछा कि जो बच्चे जॉब में हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा तैयारी का, क्या आपका जो फाइनल मैसेज होगा? नहीं, मैं तो जॉब वालों बच्चों से ये कहूँगा कि जो है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। आप कंसिस्टेंट रहें और टारगेट, जॉब वाले बच्चों का सबसे मैं बता रहा हूँ कि क्रूशियल है कि आप हावर्स बेस्ड स्टडी कभी मत करें। ये मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि आप स्ट्रिक्टली मस्ट बी अवॉइडेड। इसका मतलब क्या है आवर बेस्ड स्टडी का मतलब? बेस्ड जैसे हमारा पास है कि कोई कोई एक जैसे हमारा मिथ है कि जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमें लगता है कि जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं उनके व्यू नहीं लेने चाहिए, और सेलेक्ट हुए तो हम बता देते हैं 8 घंटे पढ़े थे, 10 घंटे। ह्यूमन नेचर में नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप अगर एजुकेशन की थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें भी बोला गया है कितना माइंड जो है हमारा कितने घंटे तक वो हो सकता है। तो काम माइंड और जो एक्सेप्टिंग माइंड है वो 2-3 घंटे एक साथ। तो एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आप जॉब में नहीं है, पूरा फोकस पढ़ाई, तो 8-10 घंटे आप हो सकता है पढ़ लें। मैंने कहा लर्न नहीं करने की, लर्न होने के लिए आपको 4 से 5 घंटा अच्छा फोकस होना चाहिए। आप टारगेट बेस्ड अप्रोच बनाइए। आप बनाइए कि मुझे कितने चैप्टर आज दिन में कंप्लीट करने हैं। आपने क्या वो 10 चैप्टर अगर टारगेट बनाया तो क्या आपने 7 कंप्लीट किए, 8 कंप्लीट किए। आप टारगेट बेस्ड अप्रोच रखिए और उसी टारगेट बेस्ड अप्रोच से रिवीजन का भी टारगेट रखिए कि कितनी बार मुझे रिवीजन कर लेना है। अगर आप ये अप्रोच रखते हैं तो जॉब के साथ तैयारी करना डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो महेश, आपसे जब जितना बात की, कन्वर्सेशन किए, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ मुझे भी मिला और मैं होप करता हूँ कि बच्चों को भी मिला होगा। कुछ जैसे आपका जो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है, तो वो तो आपके हर फील्ड में, चाहे वो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, हर जगह फ़ायदा कर रहा है। तो जॉब वाले जो बच्चे हैं, एक जो चीज़ मुझे लगता है आपसे बात करके जो फील हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपने जॉब को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो जॉब वाले बच्चे को मुझे लगता है कि जो भी जॉब कर रहे हैं उसको एंजॉय करें और पढ़ाई के समय पढ़ाई करें। जैसे आपने बोला कि जॉब के साथ जॉब को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब को एंजॉय नहीं करते, पहली बात, आप अगर किसी सरकारी संस्थान में जॉब करते हैं तो सरकार आपको सैलरी पे करती है, यानी टैक्स पेयर का पैसा है। तो आपको कम से कम
उतना तो आपको रिटर्न करना है, जस्टिफाई करना है। और दूसरी बात, जॉब में देखिए हमेशा से एक किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर वो आप सिविल सर्विसेज में जब सेलेक्ट होंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस एक बड़ा जो है क्रूशियल चीज़ होता है। आपको प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा अलग करना है। पर्सनल लाइफ पे प्रोफेशनल लाइफ का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने चाहिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसे हैं, जैसे मेरे साथ ये था, मेरी जॉब में टूर बहुत है घूमने का, तो मुझे जितना मैंने पढ़ाई से नहीं सीखा है उतना मैंने घूम के सीखा है। वो कहते हैं सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी फिर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। तो अगर आपको सीखना है तो मुझे ये लगा कि मेरी जॉब घूमने वाली है। पहले मैं बड़ा घूमने से परहेज करता था, लेकिन इसने बहुत कुछ सिखाया है। जितना मैंने किताबों में नहीं पढ़ा उतना मैंने यहाँ देखा है। आपको रियल ग्राउंड पे पॉवर्टी क्या होती वो समझ में आएगी, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए ये समझ में आएगा, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए ये समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि असली समस्या क्या है। जैसे हम किताबों में जो पढ़ लेते हैं जीएस में कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, असल में वो समस्या नहीं है, ना वो सोल्यूशंस है, फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। तो इससे समझ में आता है अगर आपकी कोई भी जॉब है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। आप मान लीजिए कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट सिखाती है, प्रोफेशनलिज्म सिखाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपको नेसेसरी एट्रीब्यूट्स होने चाहिए एक सिविल सर्वेंट्स में, जो हम एथिक्स में पढ़ते हैं। एक दो हम एट्रीब्यूट सीख सकते हैं अपने जॉब से। और अगर आप अपने जॉब के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो आप सिविल सर्विसेज में जाके कैसे डिसिप्लिन्ड होके कैसे काम करेंगे। तो जॉब को एंजॉय करना चाहिए। तो मतलब जैसे तैयारी में जो जॉब काफ़ी लोग चैलेंज मानते हैं, एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी भी है अपने पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट का, नया नया चीज़ सीखने का। चैलेंजेस जो है हमें जो है एक्सप्लोरेशन देती हैं, आपको बताते हैं चैलेंजेस जो है कि ऐसे चैलेंजेस तो बार बार आएंगे। मान लीजिए अगर आप कहीं किसी जिले के डीसी हैं तो आपके पास 50 समस्याएं एक दिन में आएंगी, आप कैसे उससे निपटेंगे। तो अगर आप 50 समस्याएं निपटने के लिए उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जिस करंट जॉब में वो चैलेंजेस आपके लिए जो है रिसॉल्व करने के लायक हैं, तो आप उसको एड्रेस करिए। और मैं मानता हूँ कि हाँ, सबसे बड़ा ये होता है कि जॉब के साथ टाइमिंग का मैचिंग बड़ा है। कि हो सकता है कि आप दिल्ली में जॉब कर रहे हो तो मेट्रो में ही आपका 1 घंटा मेट्रो में निकल गया, वहीं पढ़ ली। तो उस टाइप का जो टाइमिंग आपको करना पड़ेगा, वो उसका सोल्यूशन आपको खुद निकालना पड़ेगा। अगर आप वहाँ सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो आप जान लीजिए आपके कोई भी कुछ भी, कि यूपीएससी हो या अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन हो या आप जिस करंट जॉब में उसमें चैलेंजेस, उसको आप डिफीट कर सकते हैं। चलिए महेश, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया और मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को भी मज़ा आया होगा। स्टूडेंट्स, अभी प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, महेश के एक्सपीरियंस से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और महेश बार बार एक चीज़ पे फोकस किए हैं, वो है PYQ। तो आपको PYQ पे फोकस करना है और CSAT को प्रीलिम्स के लिए फॉर ग्रांटेड नहीं, अगर फॉर ग्रांटेड आप लेंगे तो मैं बता रहा हूँ यूपीएससी झटके देने में 420 बोल्ट का झटका देता है, ठीक है। और यूपीएससी हर साल झटका देता है। जब आपको लगता है कि यूपीएससी जो है, हमने यूपीएससी को समझ लिया, यूपीएससी उसी समय आपको झटका देगा, लिख के ले लीजिए। और CSAT ये मत समझिए कि 10th स्टैंडर्ड की आएगी, ये भूल आप उस ख्याली पुलाव बस वहाँ लिखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड, लेकिन हाँ, काफ़ी ऊपर। क्योंकि मैंने IBPS के 17 एग्जाम दिए तो मुझे पता है उसमें कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन IBPS लेवल के पूछे थे, सिलॉग के क्वेश्चन IBPS लेवल के पूछे थे। तो कृपया फॉर ग्रांटेड ना ले, 70 क्वेश्चन का, 70 नंबर का टारगेट पूरा करें। जो महेश हैं वो CSAT के बारे में, जो इनका CSAT खुद भी बहुत अच्छा है, वो हमेशा मतलब बाहर भी यही बोल रहे थे कि आप बच्चे को जरूर बताइएगा, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। तो और खासकर जो जॉब में हैं उन्होंने भी महेश के एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और उस एक्सपीरियंस को अपने पढ़ाई में आप जरूर शामिल कीजिए। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।